हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम चेक करने वाले हैं आपका यूटेट 1 का एनवायरमेंट स्टडीज का पेपर। इसमें हम एनवायरमेंट स्टडीज के आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि आपसे अगर आप यूटेट 1 देने जा रहे हैं तो पीआरटी लेवल के लिए जो होता है तो आपसे यहाँ पर किस तरीके से एनवायरमेंट स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो एनवायरमेंट स्टडीज है वो आपका कौन सा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो लेवल होता है उनके कोर्स में से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। ठीक है, तो जो आपकी डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स होती है जिसपे आप खाना खाते हैं उनको जो है यूज कम कर देना चाहिए या फिर हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीजन यहाँ पर इन्होंने सही ऑप्शन में पूछा हुआ है, दे आर मेड ऑफ मटीरियल्स विद लाइट वेट, they are made of toxic materials, they are made of biodegradable materials या they are made of non biodegradable materials। तो देखिए ये पॉइंट तो इसके फेवर के हैं। और प्लास्टिक के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका ऑब्वियस रीजन क्या होना चाहिए कि हमें प्लास्टिक प्लेट्स जो है वो यूज करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दीज आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिसको एनवायरमेंट में डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है, बल्कि होता ही नहीं है डिकम्पोज। पॉलिथीन वगैरह होती है ना, आप उसे सॉइल के अंदर दबा के भी रख दोगे सालों साल वो वैसी ही रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर पोल्यूशन इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो अगर हम प्लास्टिक प्लेट्स इसी तरीके से इस्तेमाल करते ही रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर पोल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोस्ट रैपिडली ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज। ठीक है, तो तेजी से खत्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स इसमें से कौन सा है, वाटर, फॉरेस्ट, विंड, सनलाइट। तो ये है फॉरेस्ट। ठीक है, वाटर, विंड, सनलाइट वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाटर भी आपको क्या करना पड़ता है, बार बार प्योरीफाई करना पड़ता है वैसे, नहीं तो अदरवाइज क्या है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट जो है एक नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन इसको रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लगातार डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हम अलग अलग पर्पसेस की वजह से डिफॉरेस्टेशन करते हैं। हमें अर्बनाइजेशन करना है, यानी कि हमें वहां पर या तो एग्रीकल्चर लैंड चाहिए या शहर बसाने हैं या कोई फैक्ट्री लगानी है, उसके चक्कर में क्या किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन तो लगातार होता रहता है। लेकिन अगर आप एफॉरेस्टेशन करने की कोशिश भी करें, यानी आप प्लांट्स लगाएंगे भी, तो भी उसको वो पेड़ बनने में बहुत समय लग जाता है। तो तेजी से खत्म होने वाला रिसोर्स कौन सा है इस समय, फॉरेस्ट, जो खत्म तो बहुत जल्दी हो रहा है और उसको रिप्लेनिश होने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है आपका, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन इन ईवीएस इज। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, सब्जेक्ट भी अगर आप करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागोजिकल एस्पेक्ट से पूछे हुए होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप ईवीएस के तहत क्या करवाते हैं, एजुकेशनल एक्सकर्शन, मतलब बाहर आप एक छोटी ट्रिप पर लेकर गए बच्चों को, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है, टू डेवलप द एनर्जी ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, टू प्रमोट सोशलाइजेशन, टू प्रमोट टीम स्पिरिट। तो देखिए जब भी आप बच्चों को एक्सकर्शन पे ले जाएंगे तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये सही ऑप्शन है आपका, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, रियल में बच्चे उन चीजों को देख रहे हैं तो उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू एंगेज स्टूडेंट्स विद बर्डनसम शेड्यूल, टू अवेयर चिल्ड्रन अबाउट एनवायरमेंट, टू एंटरटेन चिल्ड्रन, या टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन थ्रू एजुकेशन। तो बच्चों को एनवायरमेंट एजुकेशन क्यों दी जा रही, क्यों, मतलब क्या है इसका, तो इसके पर्पस जो है वो है ताकि हम बच्चों को अवेयर बनाएं, किसके बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, हम पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान जो है बच्चों को दे ताकि बच्चे उसके लिए सजग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, after the lunch break, while teaching EVS, you find that students are not taking interest in the lesson. What would you do? Use audiovisual aids based on multiple intelligence to make the lesson interesting. Change the topic immediately. Take the children out to play in the ground. या ask them to put their heads down on the desk and relax. तो आप लंच ब्रेक के बाद जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपको क्या करना चाहिए,
वैसे तो जब भी अगर आपको क्लास में ऐसा लगे कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो अधिकतर इसका आंसर हमेशा वैसे आपका यही रहेगा कि यहाँ पर आपको अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ और उसमें परिवर्तन लेकर आना है जिससे कि बच्चे रुचि ले सके आपके पढ़ाने में। यहाँ भी आंसर यही है, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि हम बच्चों को बाहर लेके जाएं। तो अभी बच्चों को बाहर नहीं ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी अभी लंच ब्रेक हुआ है, ठीक है, लंच किया है बच्चों ने, तो एकदम से उनको ऑब्वियसली खेलने के लिए तो आप जाओगे नहीं डायरेक्ट खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर क्या है आपका यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हमें यूज करने चाहिए, पेडागोजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड आपका आंसर है, ठीक है। देन हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन ईवीएस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, ठीक है। एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, किस पार्ट को दिया गया, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग, प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ टेक्निकल टर्म्स, या फिर इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर ईवीएस में जो है मेन फोकस यहाँ पर है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे क्या कर सके, कंटेम्पलेट कर सके, वंडर कर सके, यानी उनकी जो चिंतन क्षमता है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिले, चिंतन और विस्मय क्षमता को यहाँ पर बढ़ावा देने के अवसर जो है इसके अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट है आपका Achal frequently asks probing and imaginative questions in her class 5th EVS. By doing so, she aims at improving. तो आंचल जो है क्या कर रही है, बार बार बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, वो कल्पनात्मक और चिंतन करने वाले या इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस वो उनसे पूछ रही है। तो एक्चुअली वो क्या डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स या फिर स्पीकिंग स्किल्स। बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, सोचने पर मजबूर कर रही है, चिंतन कौशल को वो यहाँ विकसित कर रही है। नेक्स्ट है आपका अ टीचर आस्क एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम एंड मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। द पेडागोजिकल इंटेंशन ऑफ द टीचर इज नॉट टू, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इज नॉट टू, क्या उद्देश्य नहीं है यहाँ पर टीचर का। तो टीचर ने क्या कहा है बच्चों से कि कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल यूज करके अपने घर से वो कुछ क्रिएट करे, कुछ बनाए। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास में सबसे अच्छे बच्चे की पहचान करने के लिए। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, ये ऑप्शन तो सही है, क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर आएगी अगर बच्चों को वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, बिल्कुल सही, वेस्ट से हम कैसे रिसाइकल करके या कुछ और चीज उससे क्रिएट कर सकते हैं, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज का कॉन्सेप्ट यहाँ से बच्चे को समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स मेड आउट ऑफ वेस्ट, तो ये भी किया जा सकता है, अगर आउट ऑफ वेस्ट जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है क्रिएट की तो उसका एग्जीबिशन लगाया जा सकता है, बच्चों को इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे को यहाँ पर जज करने के लिए कि क्लास में बेस्ट कौन है, ये जज करना ही सिर्फ एकमात्र इंटेंशन नहीं है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है ए, ठीक है। नॉट पूछा था ना, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तीन तो है इस एक्टिविटी को कराने के ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक या ओशन। तो ओशन आपका लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, वैसे भी जो है आपका 70% जो है अर्थ का वो क्या है, वाटर है, ओशंस है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी आपको इस पे यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट या फिर राजाजी। तो ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है। नेक्स्ट, in villages people use wood as fuel because it is considered to be an ideal fuel of its easy availability and low cost. It is environment friendly या it catches fire easily. तो देखो ये आइडियल फ्यूल तो नहीं है, वुड इज नॉट कंसीडर्ड एन आइडियल फ्यूल, ठीक है। आइडियल फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह हाई होती है, ठीक है, ये और भी उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, वुड उसमें नहीं आता है। देन इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, हाँ विलेजेस में ये एक रीजन है, वुड इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि वहां पर एक तो वो इजीली अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट लो है, ठीक है, आसानी से आप जंगल जाके थोड़ी बहुत लकड़ी वहां से काट के ला सकते हैं और अपने डे टू डे एक्टिविटीज में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी खाना पकाने वगैरह के लिए आपको चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत स्मोक जनरेट होता है, रेसिड्यू बचता है, वो सारी चीजें जो है एनवायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। कैचेस फायर इजीली, ये भी नहीं है, इससे ज्यादा इजीली फायर कैच करने वाले फ्यूल्स हमारे पास हैं, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, लेकिन क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट लो है, इसीलिए विलेजेस में इसको यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय,
ठीक है, तो आपका जो मृदा अपरदन है उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं? रेजिंग फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स। बहुत ही ऑब्वियस है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा जब आप जंगल लगाएंगे, वनों का विकास करेंगे, तो इससे आपका क्या होगा? सॉइल इरोजन बचेगा, क्योंकि आपका एफॉरेस्टेशन की वजह से जो आप पौधे लगाएंगे या पेड़ जब वो बनेंगे तो उनकी जड़ें जो हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं, और इसीलिए रेन वाटर जो है इजीली सॉइल को वॉश ऑफ नहीं कर पाता। जबकि डिफॉरेस्टेशन जो है, वैसे भी जब दो अपोजिट चीजें होती हैं उन्हीं में से एक आंसर होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट चीजें दो दे रखी हैं। डिफॉरेस्टेशन से ऑब्वियसली मृदा अपरदन होगा ही होगा। फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होगा? आपकी सॉइल खराब हो जाएगी थोड़े समय बाद, और इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग से तो आपका सॉइल और ज्यादा लूज हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर रेजिंग फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गंगा एक्शन प्लान गैप वाज लॉन्च्ड इन। तो गंगा एक्शन प्लान आपका लॉन्च किया गया था, डायरेक्ट बता देती हूँ, 14 जनवरी 1986। राजीव गांधी जी जो हमारे पीएम थे उस समय, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था गंगा में जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना, गंगा में जो वाटर क्वालिटी है उसको इनहेंस करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन डेसिबल, क्यूरी, हर्ट्ज, नन ऑफ दिस। तो ये आपका क्यूरी है, दिस यूनिट, ठीक है, क्यूरी। और रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि इस पे मैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी जो है उन्होंने काफी काम किया था, क्यूरी उन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर यूनिट रखी गई है। नेक्स्ट है माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन साइकस, रोज, पाइनस, बुरांच। तो इसका सही आंसर है पाइनस, यानी चीड़। तो चीड़ का जो पेड़ होता है इसकी जड़ों में माइक्रोराइजा की जो फंगस होती है, एक बिल्कुल नेटवर्क सा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जो कि पाइनस को हेल्प करता है कि वो इजीली वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल में से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टिनिटस डिजीज इज परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड इन ईयर, लो आईसाइट, ड्राई स्किन, लो स्लो हार्ट बीट। तो इसका सही आंसर ए है, परसिस्टेंट रिंगिंग साउंड इन ईयर। इसकी वजह से क्या होता है? कान में अजीब सी विस्लिंग सी, रिंगिंग की आवाज आती रहती है लगातार, ठीक है, चाहे बाहर कोई साउंड हो या ना हो, ठीक है, बाहर कोई साउंड नहीं है तभी भी एक रिंगिंग आवाज लगातार सुनाई दे रही, बहुत इरिटेटिंग होती है, ठीक है। और ये किस वजह से हो सकता है? ईयर में कोई इंजुरी हुई है, हियरिंग लॉस हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट अ पॉल्यूटेंट, ठीक है, एक्सरे, CO2 एंड CO गैस, SPM पार्टिकल, SO2 गैस। तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्वियसली पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है CO2। SPM होता है आपका सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जैसे कि आपके हवा में जो स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सस्पेंडेड है, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? एयर पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं। देन SO2 तो है ही, क्योंकि जब ये आपका वाटर के साथ, रेन के साथ जब ये मिक्स होती है रेन वाटर के साथ, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि आपकी मॉन्यूमेंट्स वगैरह और सॉइल वगैरह के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती है। पर एक्सरे जो है ये एक प्रकार की रेडिएशन है, कोई पॉल्यूटेंट नहीं। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल आइस एज इज प्लांटेशंस, वोल्केनिक डस्ट, एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, या फिर साउंड पॉल्यूटेंट्स। तो लिटिल आइस एज क्या है? बेसिकली 1300 और 1850 AD के आसपास की बात है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन में जो है टेम्परेचर एकदम से काफी लो चला गया, तो ये एक लिटिल आइस एज है, ठीक है, लिटिल आइस एज इसे माना जाता है। तो ये जो है किसकी वजह से हो सकता है? तो यहाँ पर वॉल्केनिक डस्ट जो है इसका एक फैक्टर था। वॉल्केनिक डस्ट जो है आपका क्या करेगी? ये जब हवा में फैल जाती है डस्ट, तो एकदम से एक बिल्कुल बैरियर जैसा क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से सनलाइट यहाँ पर नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वहां उस पर्टिकुलर रीजन का जो एरिया जो है वहां का टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है Rahim prepare a pond, fill water, then disperse fishes in it. But fishes are not alive in pond. Its reason is deep pond, absence of dissolved oxygen in water, cemented pond, या none of the above. तो इसका सही आंसर है absence of dissolved oxygen in water. तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का पॉन्ड बना लीजिए, आपको उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका भी आपको यहाँ पर प्रबंध करना पड़ेगा। इसीलिए आपने एक्वेरियम्स भी देखे होंगे, एक्वेरियम्स में भी आप क्या करते हो, या तो उसमें सिलेंडर रखा होता है जिससे ऑक्सीजन बबल्स निकल रहे होते हैं ना, जिससे कि ऑक्सीजन लगातार उसमें आ रही होती है। प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो दरअसल जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको डिजोल्व फॉर्म में जो वाटर में ऑक्सीजन मिलती है वो उसी के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन अगर वाटर में नहीं होगी तो फिशेस ऑब्वियसली वहां पे जीवित नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है
Suresh produced much production of wheat without use of fertilizers in same field where peas were cultivated earlier. Its reason is photosynthesis, transpiration, rhizobium bacteria, respiratory quotient. तो देखिए सुरेश ने एक ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा वीट का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जहां पर उस फील्ड में वीट से पहले पीज लगी हुई थी, मटर लगी थी। ठीक है, अब पी क्या है? एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं इनमें, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली अगर मान लो इस पी से पहले वीट लगा हुआ था, तो वीट ने जितना भी नाइट्रोजन सॉइल से लिया होगा, जब उसमें मटर लगाई गई, बोई गई, तो फिर से वो नाइट्रोजन जो है वापस सॉइल को मिल गया। तो पीज ने दरअसल न्यूट्रिएंट्स जो है वापस जो है सॉइल में डाल दिए, जिसकी वजह से दोबारा जब उस पर वीट लगाया गया तो वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉइल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सॉइल इज द बेसिक मीडियम फॉर फूड एंड टिम्बर, करेक्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह इस पे लगाए जाते हैं और बहुत सारे फूड वगैरह भी इस पे ऑब्वियसली ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, सॉइल पर ही होता है। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, बिल्कुल सही है। ऑल कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर्स डिपेंड ऑन सॉइल। सॉइल पे डायरेक्टली नहीं, वाटर, ज्यादातर जो कम्युनिटी सिविलाइजेशन से आपको रिवर स्ट्रीम्स का ज्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट है, तो सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो डोमिनेंट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट या ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? तो ये इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका which is the first stage in the process of a species becoming irreversibly extinct? ecological extinction, mass extinction, local extinction या biological extinction? तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है लोकल एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक एरिया जहां पर पहले जो है कोई स्पीशी रहती थी, दिखती थी, लेकिन आजकल वो उस एरिया से गायब हो गई है, तो ये है लोकल एक्सटिंक्शन। उस पर्टिकुलर रीजन से वहां पर वो स्पीशी नहीं दिख रही, तो लोकल एक्सटिंक्शन सबसे पहले होगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके आपका ये लास्ट वाली स्टेज तक पहुंचता है बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन तक, ये फाइनल स्टेज होती है। बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का लास्ट ऑर्गेनिज्म भी अब खत्म हो चुका है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे फिर रिप्रोडक्शन हो और आगे फिर से वो स्पीशीज कहीं से वापस उस धरती पर आ पाए। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप लोकल एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू वाटर ऑन द ग्लोबल स्केल? देयर इज नॉट इनफ वाटर अवेलेबल पर कैपिटा, we cannot reuse water, there is a lot of water yet there is scarcity, या फिर the total amount of water in the world is constantly decreasing in quantity। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनफ वाटर पर कैपिटा अवेलेबल नहीं है, नहीं, वाटर तो बहुत है, 70% जो अर्थ पे वाटर है। ठीक है, वी कैन नॉट रीयूज वाटर, ये भी गलत है, हम ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर येट देयर इज स्केर्सिटी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लॉट ऑफ वाटर है लेकिन फिर भी स्केर्सिटी है। क्यों? क्योंकि क्लीन फिट ड्रिंकिंग वाटर या फिर यूजेबल फॉर्म में जो वाटर है ना, वो अवेलेबल हमारे पास कम है। ज्यादातर जो 70% जो वाटर है ना, उसमें से आप देख लो मैक्सिमम वाटर जो है वो ओशंस में और या सी वाटर है, विच इज एक्चुअली द सॉल्टी वाटर, जिसको हम डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, हमें उसमें किसी ना किसी प्रोसेस से उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाना पड़ेगा, या और अदर पर्पजेस के लिए भी हमें उसे फिट करना पड़ेगा या क्लीन करना पड़ेगा, तब हम उसे यूज कर सकते हैं। तो हाँ, वाटर है, लॉट है, लेकिन स्केर्सिटी है, उसकी कमी है, जो कि यूजेबल फॉर्म में जो वाटर है उसकी कमी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन? ठीक है, तो मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन सा फ्यूल करेगा? डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो ये है हाइड्रोजन, विच इज अ वेरी क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? तो किसी भी इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो आपका प्लांट्स, फंजाई, ह्यूमस, बैक्टीरिया में से एबायोटिक कंपोनेंट है ह्यूमस। ठीक है, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया सब लिविंग है, तो वो बायोटिक फैक्टर्स है। Excessive exposure of humans to UV rays results in डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर या पेप्टिक अल्सर। तो देखो स्किन कैंसर तो होता ही होता है और साथ में होता है इम्यून सिस्टम को डैमेज। तो फर्स्ट और थर्ड जहां पर आना चाहिए ये है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स टीथ, हार्ट, किडनी, ब्रेन। तो फ्लोराइड पोल्यूशन टीथ को अफेक्ट करता है। और लास्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर है एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर में जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस कम्स डाउन विद रेन एज एसिड रेन। ऐसी एसिड रेन जो होती है आपकी, ठीक है, ये क्या करती है, आपका जो ताजमहल है किसका बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, उसके साथ वो रिएक्ट करती है और उसको वो क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, उसका कलर भी क्या होता जा रहा था, येलोइश होता जा रहा था, जिसकी वजह से, किसकी वजह से होता जा रहा था, क्योंकि वहां एसिड रेन के साथ जो है वो आपका मार्बल रिएक्ट कर रहा था। तो ये आपका सही आंसर क्या है, एयर पॉल्यूशन। तो ये हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो हमारे ईवीएस के ऊपर बेस्ड थे, और बेसिकली आपको क्लास 1 to 5 की में जो बुक्स हैं ईवीएस की, उन्हीं में से आपको पढ़ना है, वहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। आप यहाँ पे तो लगा के चलो 30 है ना अगर आपके पास, तो 30 में से 25 तो आपको लाने ही लाने, 25 मार्क्स तो यहाँ से निकालो कम से कम। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, डिफाइंड सिलेबस है, इजी है, बहुत ऐसी कोई चीज नहीं पढ़नी कि 12th लेवल का पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। फिर आपकी मैथ्स भी जो पूछी जाती है ना यहाँ पर, वो भी बहुत बेसिक ही पूछी जाती है, क्योंकि क्लास 1 to 5 की मैथ्स पूछी जाती है, वहां से भी आप जो है आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। चलो 25 नहीं तो कम से कम 20 तो वहां से निकालो, तो टोटल आपके 45 मार्क्स तो यहीं से आ जाने चाहिए। फिर रेस्ट अब आपके लिए क्या बचता है भाई, 30 की इंग्लिश है, 30 की हिंदी है, 30 की पेडागोजी, यहाँ से भी आपको काफी सारे मार्क्स मिल जाएंगे। केवल 90 नंबर लाने होते हैं, ओनली 90 मार्क्स। ठीक है, अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करोगे, बिल्कुल भी यूटेट टफ नहीं है, पहली बार में ही निकाल दोगे। एक काम है जो आपको करके रखना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई यूटेट का एग्जाम तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी पीआरटी अगर वैकेंसी निकलती है, एलटी की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो एक काम है, आपको बीएड या डीएलएड आप अगर अभी भी एनरोल्ड हैं या आप कर चुके हैं, तो भी आप अपना यूटेट की, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इसको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही आपके फॉर्म आ जाएंगे, जुलाई अगस्त में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद जो हम प्रीवियस अगर पैटर्न को देखते हुए चले, अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अभी से आप इसकी तैयारी कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे यूटेट के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, केवल पेडागोजी पोर्शन करना है उसका अलग से अवेलेबल है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारे पास यूटेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप हमारा ये कोर्स देख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।